चलिए आज हम सेल बायोलॉजी के कुछ एमसीक्यूज़ को आपके सामने लेके आए हैं। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन कहता है विच सेल ऑर्गेनेली इन्वॉल्व इन ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ प्रोटीन। कहता है कि ग्लाइकोसाइलेशन जो है वो प्रोटीन की कहाँ पे होती है। तो आपने पढ़ा होगा सेल बायोलॉजी में सेल ऑर्गेनेलीज़ के बारे में। सेल ऑर्गेनेलीज़ में आपने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ा होगा। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ प्रोटीन में इन्वॉल्व है। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया जो है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है ये पावर हाउस ऑफ द सेल, या इसको कहते हैं इसमें क्या होता है पावर हाउस ऑफ द सेल में? इस बायो एनर्जेटिक्स ऑफ द सेल भी इसको कहते हैं। यहाँ पे क्या होता है एटीपी की प्रोडक्शन होती है। इस एटीपी को क्या कहते हैं? इस एटीपी को कहते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। इस एटीपी को क्या कहते हैं? इट इज़ नोन एज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। ठीक है ना। अच्छा, राइबोसोम्स तो नहीं आएगा, पेरोक्सीसोम भी नहीं आएगा। ये हमने आगे पढ़नी है सेल ऑर्गेनेली, मतलब आगे इसमें क्वेश्चन आएंगे तो वहीं पे इनको डिस्कस करेंगे। द राइट आंसर विल बी द ऑप्शन नंबर ए। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन कहता है ऑक्सीजोम्स या F0F1 पार्टिकल्स जो है वो कहाँ पर होते हैं। देखिए सबसे पहले ये ऑक्सीजोम्स या F0F1 पार्टिकल्स ये माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। तो देखिए अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊँ तो ये बनाया मैंने आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। तो ये ऐसे करके मैंने इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन बनाया। देखिए आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जो है इसमें पोरिन्स नाम के प्रोटीन प्रेजेंट होती है। और जो पोर लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको माइटोकॉन्ड्रियल पोर कहते हैं। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं। ये जितनी ज़्यादा फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती है उतनी ज़्यादा एनर्जी बनाएगा। देखिए इसमें क्या होता है, इसके इनर इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में कुछ ऐसा करके स्ट्रक्चर होता है जिसको कहते हैं ऑक्सीजोम्स या F0F1 पार्टिकल्स कहते हैं। यही F0F1 पार्टिकल्स यहाँ पे इन पे क्या होता है, एक एंजाइम होता है जिसका नाम है एटीपी सिंथेस। क्या नाम है? एटीपी सिंथेस। और यही एटीपी सिंथेस जो है एटीपी की प्रोडक्शन करता है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। ठीक है ना। तो ऑक्सीजोम्स और F0F1 पार्टिकल्स आकर्षण, तो ये इसका सीधा सीधा आंसर आएगा फिर इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। क्लियर है यहाँ तक? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है हमारा। क्वेश्चन है कि राइबोसोम्स आर द सेंटर ऑफ। देखिए राइबोसोम्स जो है ये किसका सेंटर है। देखिए फोटोसिंथेसिस तो नहीं होगा। फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होती है? तो फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट कराएगा। ठीक है ना। फैट सिंथेसिस जो है, रेस्पिरेशन अगर हम देखेंगे तो रेस्पिरेशन में कहीं ना कहीं क्या इन्वॉल्व है। रेस्पिरेशन में अगर हम देखेंगे तो ये हमने आगे भी पढ़ना है। रेस्पिरेशन के लिए हम पढ़ेंगे एक साइकिल आता है जिसको बोलते हैं क्रैब साइकिल। पढ़ते हैं इसमें क्या पढ़ेंगे? क्रैब साइकिल को पढ़ेंगे। ग्लाइकोलाइसिस पढ़ेंगे रेस्पिरेशन में। क्रैब साइकिल ग्लाइकोलाइसिस पढ़ेंगे इसमें। ठीक है। ईटीसी पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ेंगे। ठीक है ना। लेकिन ये कहता है कि राइबोसोम्स आर द सेंटर ऑफ, तो सीधा इसका आंसर याद रखना कि राइबोसोम्स किसका सेंटर है? प्रोटीन सिंथेसिस का। ठीक है ना। फैट सिंथेसिस नहीं आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। कहता है कि राइबोसोम्स वाज डिस्कवर्ड बाय गोल्गी। गोल्गी ने कैमिलो गोल्गी ने गोल्गी अपरेटस दिया। क्या दिया? गोल्गी अपरेटस दिया। ठीक है ना। तो राइबोसोम्स को किसने डिस्कवर किया? पैलेडी ने डिस्कवर किया। नाम किसने दिया? नेम राइबोसोम वाज गिवन बाय पॉटर। पॉटर ने नाम दिया है। पैलेडी ने राइबोसोम्स को डिस्कवर किया है। चलिए ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। कहता है कि सेल वॉल शोज। सेल वॉल क्या शो करता है? क्या ये कंप्लीट परमिएबिलिटी, सेमी परमिएबिलिटी? देखिए सेमी परमिएबिलिटी जो है ये किसका है? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन शो करता है सेमी परमिएबिलिटी। डिफरेंशियल परमिएबिलिटी नहीं आएगा, इम्परमिएबिलिटी भी नहीं आएगा। तो सेल वॉल जो है ये कंप्लीट परमिएबिलिटी शो करता है। ठीक है। तो अगर हम देखेंगे ये आती है सेल वॉल, प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है। ये सेल वॉल एक कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है जिसका नाम है सेलुलोज। सेलुलोज के साथ साथ हेमी सेलुलोज भी होता है। ठीक है ना। अलग जैसे एल्गी की सेल वाल अलग किस्म की बनी है। फंगल सेल वाल अगर हम देखेंगे तो फंगल सेल वाल जो है वो काइटिन की बनी है। ऐसे अगर हम देखेंगे बैक्टीरियल सेल वाल, तो ये आप कमेंट सेक्शन में बताओगे कि बैक्टीरियल सेल वाल जो है वो किसकी बनी होती है। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में। क्वेश्चन क्या आता है? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ द सेल मेम्ब्रेन वाज पुट फॉरवर्ड बाय। देखिए 1972 में ये मॉडल आया था। ठीक है ना। यही वैलिड मॉडल माना जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के रिलेटेड। ठीक है। दिस मॉडल ट्राइज टू एक्सप्लेन द नेचर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नेचर कैसा है। देखिए डैनियल एंड डेवसन मॉडल भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए आया है, लेकिन डैनियल एंड डेवसन ने ये मॉडल नहीं दिया है। सिंगर एंड निकोलसन विल बी द राइट आंसर। सिंगर एंड निकोलसन ने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया है। अगर हम वाटसन एंड क्रिक मॉडल की बात करेंगे तो वाटसन एंड क्रिक ने क्या दिया था? वाटसन एंड क्रिक ने दिया है डीएनए मॉडल। क्या दिया था इन्होंने? वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए, जिसको हम कहते हैं डीएनए मॉडल दिया था इन्होंने। और बेसिकली कौन सा डीएनए मॉडल दिया था इन्होंने? बी फॉर्म ऑफ डीएनए मॉडल इन्होंने दिया था। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर विल बी द सिंगर एंड निकोलसन।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप। अब देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या है, वैसे तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में देखिए लिपिड बाइलेयर होता है, ठीक है ना, प्रोटीन्स भी होती हैं, इंस्ट्रिंसिक प्रोटीन्स, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स होती हैं, और कुछ इसमें क्या होता है कि स्पिंजोमाइलिन, स्पिंजोसिन, लिपिड्स भी होते हैं, इसके अलावा कुछ कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं। तो आंसर विल बी द सी। क्या क्या प्रोटीन्स होती हैं, दो तरह की प्रोटीन्स पाई जाती हैं, इंस्ट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक। लिपिड बाइलेयर होती है, अगर हम देखेंगे तो ऐसे करके लिपिड की बाइलेयर होती है, ठीक है ना, ऐसे करके लिपिड की बाइलेयर होती है, और होता है इसमें कार्बोहाइड्रेट। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमने पढ़ा है, सिंगर एंड निकोलसन मॉडल 1972 वाला, जो जिसने ट्राई किया एक्सप्लेन करने की प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कैसा नेचर है, उसकी स्टेबिलिटी क्या है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ये वाला कि प्रोटीन, लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पॉलीराइबोसोम्स आर एग्रीगेट्स। क्या कहता है कि पॉलीराइबोसोम्स जो है ये किसके साथ एग्रीगेट होते हैं। देखिए पॉलीराइबोसोम्स कंडीशन सबसे पहले ये किन में पाई जाती है, सबसे पहले ये पाई जाती है प्रोकैरियोट्स में। किस में पाई जाती है पॉली कंडीशन, ये पाई जाती है प्रोकैरियोट्स में। अगर ये हमारे पास एमआरएनए है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड, ये हमारे पास एमआरएनए है। इस एमआरएनए पे जो है राइबोसोम्स ऐसे करके अटैच होते हैं। क्यों होते हैं अटैच, क्योंकि उन्होंने प्रोटीन को बनाना होता है। किसको बनाना होता है, प्रोटीन को बनाना होता है। तो क्या लिखोगे आप इसमें, सेवरल राइबोसोम्स हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रिंग ऑफ एमआरएनए, ठीक है ना। तो पॉली राइबोसोम्स कंडीशन ऐसी है, ओनली आरएनए होगा, राइबोसोमल आरएनए नहीं आएगा। पॉली राइबोसोम्स, पॉली ऑक्सीसोम्स, ये ऑक्सीसोम्स है तो ये भी नहीं आएगा। राइबोसोम्स एंड राइबोसोमल आरएनए, देखिए काम क्या है, राइबोसोम्स का क्या काम है, प्रोटीन बनाना, ठीक है ना। और प्रोटीन किस पे बनेगी, एमआरएनए के ऊपर बनेगी, ठीक है ना। तो आंसर विल बी द डी आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज यूज्ड फॉर। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस किसके लिए इस्तेमाल होती है। देखिए एक बेसिकली बायोटेक में एक टॉपिक आता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसको हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, कटिंग ऑफ डीएनए इनटू फ्रेगमेंट्स। नहीं, अगर डीएनए को फ्रेगमेंट्स में काटना तो वो लाइस एंजाइम आएगा, एंडोन्यूक्लियस, एक्सोन्यूक्लियस वगैरह काम करेंगे उसमें। आइसोलेशन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल, डीएनए मॉलिक्यूल के आइसोलेशन में भी नहीं आएगा। कंस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए बाय जॉइनिंग विद क्लोनिंग वेक्टर, अगर डीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना है तो उसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कहते हैं, तो ये तो नहीं आएगा। सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट, देखिए डीएनए फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करना अकॉर्डिंग टू देयर साइज, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू देयर साइज और मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से, ठीक है ना, साइज और मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से डीएनए को सेपरेट करना। ये कौन सी टेक्निक आती है, ये आती है हमारी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कहता है, बाइंडिंग ऑफ अ स्पेसिफिक प्रोटीन ऑन रेगुलेटरी डीएनए सीक्वेंस कैन बी स्टडीड बाय मींस ऑफ। देखिए क्या कहता है कि रेगुलेटरी डीएनए सीक्वेंस की बाइंडिंग हमने देखनी है स्पेसिफिक प्रोटीन को किस टेक्निक के थ्रू स्टडी किया जाए। अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन भी नहीं आएगा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम ऑब्जेक्ट को देखते हैं, लाइट माइक्रोस्कोप में भी हम स्लाइड्स वगैरह देख सकते हैं, तो इसमें आएगा सीधा का सीधा आंसर एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। ये ऐसी टेक्निक है जिसमें हम स्पेसिफिक प्रोटीन बाइंडिंग को डीएनए की सीक्वेंस, रेगुलेटरी ऑफ डीएनए सीक्वेंस हम स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, बताओ जी एंगस्ट्रॉम जो है वो किसके बराबर है। तो याद रखना एंगस्ट्रॉम जो है वो बेटा सीधा सीधा आंसर आएगा इसका 0.0001 माइक्रोन मीटर के बराबर होता है। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोस्कोपी पे क्वेश्चन है, रेजोल्यूशन पावर इज द एबिलिटी। कहता है कि रेजोल्यूशन पावर क्या है, इज द एबिलिटी ऑफ डिस्टिंग्विश टू ट्रीज, बिल्कुल भी नहीं। डिस्टिंग्विश टू क्लोज ऑब्जेक्ट्स, ऐसा दो क्लोज ऑब्जेक्ट्स को हम देख सकते हैं, ये बिल्कुल ठीक आएगा। ऑर्गेनेलिज को भी नहीं, मैग्नीफाइंग इमेज भी नहीं, तो आंसर विल बी द बी। ये भी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये भी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी पे ही है। कहता है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हैज़ ए हाई रेजोल्यूशन पावर। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हाई रेजोल्यूशन पावर कब होगी, रेजोल्यूशन पावर हाई जब रेजोल्यूशन पावर हाई तब होगी जब वेवलेंथ जो है वो बहुत कम होगी इलेक्ट्रॉन बीम की। तो क्या आएगा, वेरी लो वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम। देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस तो नहीं आएगा इसका, लो वेवलेंथ ऑफ लाइट सोर्स, अगर लाइट सोर्स की वेवलेंथ बहुत कम है तो मैग्नीफिकेशन पॉसिबल ही नहीं है। हाई न्यूमेरिकल अपर्चर, अगर न्यूमेरिकल अपर्चर ज़्यादा है ग्लास लेंस का तो इमेज जो है, इमेज की मैग्नीफिकेशन उतनी स्टेबल नहीं आएगी। तो इसका आंसर क्या आएगा फिर, वेरी लो वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम विल बी द राइट आंसर। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ऑर्गेनेलीज कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम सेल होमोजेनेट्स थ्रू। कहता है कि हम ऑर्गेनेलीज को कैसे सेपरेट करेंगे, राइबोसोम्स को अलग करना है, गोल्गी को अलग करना है, ईआर को अलग करना है, पेरोक्सिसोम्स को अलग करना है, सेंट्रियोल को अलग करना है, किस टेक्निक के थ्रू करेंगे। देखिए ये दो तो नहीं आएंगे, ऑटो रेडियोग्राफी भी नहीं आएगा, तो आएगा डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन। डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन से हम ऑर्गेनेली को सेपरेट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, विच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनेल इज इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ सब्सटेंस नीडेड बाय सेल। कहता है कि कौन सा ग्रुप ऑफ ऑर्गेनेल इन्वॉल्व है उन सब्सटेंस को सिंथेसाइज करने के लिए, उन सब्सटेंस की मैन्युफैक्चरिंग सेल के अंदर जो सेल के लिए ज़रूरी है। देखिए राइबोसोम्स प्रोटीन बनाएगा,
रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है किसके लिए, सिंथेसिस ऑफ सब्सटेंसेस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये आपको सेल सेल साइकिल की तरफ से क्वेश्चन है। रिफॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोलस, मतलब सेल साइकिल की यूनिट से क्वेश्चन है। रिफॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस का दोबारा से बनना, गोल्गी कॉम्प्लेक्स का बनना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का बनना, तो ये कहाँ पे आता है, ये एनाफेज में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्लास्टिड्स पे क्वेश्चन है। प्लास्टिड्स देखिए तीन तरह का प्लास्टिड होता है, एल्यूरियोप्लास्ट होता है, अमाइलोप्लास्ट होता है और इलियोप्लास्ट होता है, ठीक है ना। एल्यूरियोप्लास्ट जो है वो प्रोटीन को स्टोर करता है, अमाइलोप्लास्ट जो है वो स्टार्च को स्टोर करता है, और इलियोप्लास्ट जो है वो फैट को स्टोर करता है। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन कहता है कि गोल्गी बॉडीज आर इन्वॉल्व इन, ये आ रहा है एक क्वेश्चन है, ऑल ऑफ द बिलो, ऑल ऑफ दी BELOW है, बिलो। तो क्या कहता है, मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, देखना गोल्गी कॉम्प्लेक्स, गोल्गी अगर मैं गोल्गी की बात करूंगा ना, तो गोल्गी में दो फेज आते हैं, एक आता है सिस फेज, दूसरा ट्रांस फेज। देखिए प्रोटीन कहाँ बनता है, राइबोसोम्स पे बनता है, राइबोसोम्स के कहाँ पे बनता है, ER पे बनता है, ठीक है ना। स्मूथ पे नहीं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे बनेगा, मतलब RER पे बनेगा। फिर यहाँ से कहाँ जाएगी प्रोटीन, सिस फेज से एंटर होगी, ठीक है ना, और ट्रांस फेज से निकलेगी, ठीक है ना। सिस फेज से जब एंटर होगी तो प्रोटीन अनमॉडिफाइड होगी, ट्रांस फेज से जब प्रोटीन निकलेगी तो वो मॉडिफाइड होगी, ठीक है ना। दूसरा ग्लाइकोलिपिड भी यहीं पे अटैच हो जाता है गोल्गी बॉडीज में, ठीक है ना। तो दो को आंसर, रिसाइकलिंग का ब्रोकन, अगर हाँ अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहीं रेप्चर आ गया उससे, एंडोसाइटोसिस की वजह से, अनगल्फिंग की वजह से, तो उसको भी कौन रेप्चरिंग में उसको क्या कहते हैं, उसको रिसाइकल कौन करेगा, गोल्गी बॉडीज ही करेगा। तो ऑल ऑफ दी बिलो विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो सेल वॉल पे है। क्या कहता है कि सेल वॉल में क्या होता है, कि क्या सारी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, चलिए पर देखते हैं एक एक को। कंटेंस मिनरल, देखिए कैल्शियम कार्बोनेट और इन सर्टन एल्गी, कुछ एल्गी में कैल्शियम कार्बोनेट होता है, बिल्कुल बराबर होता है। हेल्प्स इन सेल टू सेल इंटरेक्शन, बिल्कुल बराबर, हेल्प्स इन सेल टू सेल इंटरेक्शन, तो ये दोनों ऑप्शन ठीक ही हैं। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, दैट इज, ये टाइपिंग एरर हुआ है डी वाले पार्ट में, तो चलिए कोई बात नहीं है, ऑल आर करेक्ट आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, व्हाट इज द साइट ऑफ DNA एंड सेंट्रियोल डुप्लीकेशन एस्पेक्ट। देखिए DNA की डुप्लीकेशन कहाँ पे होती है, याद रखना, DNA की रेप्लिकेशन जो है वो होती है बेटा न्यूक्लियस में, कहाँ होती है, न्यूक्लियस में। और सेंट्रियोल की डुप्लीकेशन जो है वो होती है साइटोप्लाज्म में, कहाँ होती है, साइटोप्लाज्म में। तो ऐसा ऑप्शन देखने को मिलता है, न्यूक्लियस न्यूक्लियोलस नहीं, साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस तो नहीं आएगा, पहले DNA है तो न्यूक्लियस आएगा पहले, तो ये आएगा न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, ए पार्ट विल बी द राइट आंसर। देखिए मेरी ऑब्जेक्टिव सीरीज़ लाने का यही मकसद है कि आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे खुद, उसके बाद सेक्शन को अगर अच्छा लगेगा तो लाइक करेंगे, फिर सब्सक्राइब भी करेंगे और फिर शेयर भी करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कॉजी फ्लूइड नेचर जो है मेम्ब्रेन का, वो किसकी वजह से है, पेरिफेरल प्रोटीन की वजह से बनी, इंट्रिकल बनी, शुगर मोइल्टी की वजह से बनी, तो फॉस्फोलिपिड की वजह से कॉजी फ्लूइड नेचर है मेम्ब्रेन का। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन को किसने डिस्कवर किया है। तो शील्डन एंड शान ने दी सेल थ्योरी, इन्होंने क्या दी, इन्होंने दी है सेल थ्योरी, प्रपोज बाय शील्डन एंड शान। रॉबर्ट हुक ने किसको डिस्कवर किया है, रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया है। तो बचा क्या, थियोडर शान, शान ने सेल मेम्ब्रेन को डिस्कवर किया है। तो ये क्वेश्चन मैंने अभी बताया आपको, हु गेव द सेल थ्योरी, सेल थ्योरी किसने दी, शान और शील्डन, बोथ ए एंड बी आएगा, तो सी आंसर विल बी द, सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, ठीक है ना। शान, और शान जो था ये जोलॉजिस्ट था, और शील्डन जो था ये बेटा बॉटनिस्ट था, ठीक है ना। दोनों ने एक ही कंक्लूजन पे आए थे, तो दोनों ने फिर दिखा दी सेल थ्योरी थी। तो कुछ पास्टुलेट्स हैं इसके, वो बेटा याद होने चाहिए आपको। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेल ऑर्गेनेली, इनमें से कौन सी सेल ऑर्गेनेली नहीं है। राइबोसोम्स भी सेल ऑर्गेनेली है, माइटोकॉन्ड्रिया भी सेल ऑर्गेनेली है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी सेल है, तो ये है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये हमारा जेनेटिक मटेरियल है, DNA, ठीक है ना। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड इज नॉट अ सेल ऑर्गेनेली। होप आपने इन MCQ सीरीज़ को एंजॉय किया होगा। तो ये हमारा पार्ट 1 था किसका, सेल बायोलॉजी का। आगे हम और भी लेके आएंगे MCQ सीरीज़, ठीक है ना, एग्ज़ाम प्रोस्पेक्टिव से हम लेके आएंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग टाइम टू दिस सीरीज़।